अब इसका पाप का घड़ा भर चुका है हेमंत सोरेन सरकार का। अब जनता के बीच में जनता से इस घड़े को फुटवाने का काम भाजपा कर रही है। ढिंढोरा है आदिवासी सरकार, लेकिन एक कोई काम ऐसा बता दें जो नया किया हो और सीधे समूचे आदिवासी समाज के हित में। रघुवर दास जी की सरकार ने जो औद्योगिकरण किया था है, वो औद्योगिकरण को हेमंत सोरेन की सरकार ने बंद किया। औद्योगिकरण का मतलब नहीं कि किसी सेठ साहूकार की आमदनी बढ़ जाएगी। औद्योगिकरण का अर्थ होता है बेरोजगार नौजवान के हाथ को रोजगार मिलेगा। इन्होंने उन बेरोजगार नौजवानों के हाथ का रोजगार छीनने का काम किया है। वो है, उस व्यक्ति का नाम है हेमंत सोरेन। 24 के चुनाव के लिए एकजुट हैया करके किले के दरवाजे पर आक्रमण करने की तैयारी में है और बिल्कुल उसका परिणाम उसी रूप में आएगा। सर, एक जो सवाल ये है कि दीपक प्रकाश जी जो अभी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी के भीतर जो कार्यकर्ताओं के मन का जो सवाल है वो ये है कि भाई इनका टेन्योर पूरा हो गया, 3 साल में इनके अध्यक्षता में कई सारे उपचुनाव हुए, 5 उपचुनाव हुए हैं। ये जो 5वां उपचुनाव रामगढ़ में जिसको लेकर के आप लोगों ने मिठाई भी बांटी, एक दूसरे को मिठाई खिलाई, वो आजसू का पारंपरिक सीट एक तरीके से रहा। वहाँ पे आजसू के कैंडिडेट पहले से भी जीतते रहे। लेकिन बाकी का जो 4 चुनाव जो सीधा आप लोगों ने लड़ा, भाजपा और महागठबंधन के बीच में जो लड़ाई हुई, उसमें आप लोगों को लगातार शिकस्त मिली। तो अब लोग ये बोल रहे हैं कि भाई क्या दीपक प्रकाश का जो टेन्योर पूरा होने के बाद भी ये कंटिन्यू करेंगे? ये हैं, मतलब एक्सटेंशन में है दीपक प्रकाश, किस भूमिका में है? नमस्कार, इस वक्त जब यह इंटरव्यू शूट हो रहा है, तारीख 9 अप्रैल है, साल 2023, यानी कि 2024 आने में महज ही कुछ महीने बचे हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और हमारे साथ इस वक्त झारखंड बीजेपी के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं। इनका एक और परिचय है कि ये राज्यसभा के सांसद हैं, पार्टी के मुख्य सचेतक भी हैं राज्यसभा के अंदर। सर, झारखंड की जो जिम्मेवारी आपको मिली है और पहला जो सर आने वाला जो इलेक्शन है 2024 में, वो लोकसभा का होना है। 11 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। बोला गया है कि हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ का नारा दिया गया है भाजपा की तरफ से। ये नारा क्यों देना पड़ रहा है और ये जो कार्यक्रम तय किया गया है 11 तारीख को, क्या इसको शुरुआत के तौर पे देखा जाना चाहिए? झारखंड प्रदेश में मुझको पार्टी ने संगठन की दृष्टि से भेजा है और मेरा काम है यहाँ संगठन को मजबूत करना और यहाँ के संगठन के नेतृत्व में राजनीतिक गतिविधियां कराना। मैं यहाँ राजनीति करने के लिए बिल्कुल नहीं आया। लेकिन जहाँ तक 11 अप्रैल के इस प्रदर्शन का, इस आयोजन का सवाल है, ये यहाँ के प्रदेश नेतृत्व ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में देवघर में तय किया था और ये तय किया था कि बहुत जल्दी हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ सड़क पर संघर्ष का प्रारंभ किया जाए। बाद में कोर कमेटी की बैठक में 11 अप्रैल की तिथि तय करके यहाँ के नेतृत्व ने ये तय किया और यहाँ का नेतृत्व पूरी ताकत से इसको सफल बनाने में लगा हुआ है। चाहे दीपक प्रकाश जी हों, चाहे क्या नाम है आदित्य साहू जी हों, चाहे प्रदीप वर्मा जी हों, ये सब लोग लगातार लगे हुए हैं जगह जगह जाकर, और अन्य सभी कार्यकर्ता। कुल मिलाकर इस कार्यक्रम के माध्यम से जो इस सरकार की कमियां हैं उसको उजागर करने का काम हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे और जनता को ये विश्वास दिलाने का काम करेंगे कि इन समस्याओं से निजात अगर कोई दिला सकता है तो भारतीय जनता पार्टी दिला सकती है। समस्याएं क्या क्या हैं? बेरोजगार नौजवानों को ठगा है इन्होंने, महिलाओं की स्थिति बिल्कुल सुरक्षित नहीं, महिलाओं के साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, ये सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा सरकार ने कर दी है। भ्रष्टाचार में सरकार आकंठ डूबी है। और अगर मैं 2 लाइन में कहना चाहूँ, 2 शब्दों में कहना चाहूँ, तो झारखंड में ना तो बेटी सुरक्षित है और ना झारखंड की खनिज संपदा सुरक्षित है। हेमंत सोरेन की सरकार दोनों के साथ छल कर रही है और भ्रष्टाचार को जन्म दे रही है। उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सड़क पर आ रही है और जनता को ये विश्वास दिलाने के बाद हम जनता का विश्वास अर्जित करेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव में इस अर्जित विश्वास को, पेनल्टी कॉर्नर जो हमको मिलेगा, इसको गोल में तब्दील करके हम सरकार बनाएंगे। और एक बात और हम कहना चाहते हैं, सारे देश में चर्चा है डबल इंजन की सरकार।
जहाँ जहाँ पर राज्यों में भाजपा की सरकार है और केंद्र में हमारी सरकार है, वहाँ पर निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार का लाभ विकास में मिल रहा है। लेकिन जहाँ भाजपा की सरकार राज्यों में नहीं है, वहाँ राजनीतिक कारणों से वो राज्य सरकार है, वो दल केंद्र की अच्छी योजनाओं को अपने राज्य में लागू नहीं कर रहे, अर्थात अपनी जनता को उसका लाभ नहीं देने दे रही हैं, इसलिए कि कहीं श्रेय नरेंद्र मोदी जी को न मिल जाए। ये कितना रोक लें? आदरणीय नरेंद्र मोदी आज विश्व का सर्वाधिक स्वीकार्य नेतृत्व है और देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत माता इनके हाथ में सुरक्षित है, ये विश्वास सामान्य जनता में है। सर, दो तीन बातें आपने कही। एक तो कि डबल इंजन की सरकार का बेनिफिट्स जो मिलता है यहाँ नहीं मिल पा रहा है। हालांकि पिछले चुनाव में डबल इंजन की सरकार को रिजेक्ट कर दी झारखंड की जनता ने। उसकी वजह क्या रही, पार्टी ने देखा ही होगा, एनालिसिस किया होगा। लेकिन सर, एक सवाल अभी ये है, बात की सवाल भी हम लोग लेंगे। सवाल ये है सर कि इस 3.5 साल 4 महीना लगभग होने को है, इतना एक बड़ा आंदोलन नहीं कर पाई पार्टी, और इतने वक्त लग गए, लंबे वक्त है। 3 साल 4 महीना का वक्त छोटा नहीं है। मुद्दे कई सारे थे, जैसा कि आप खुद गिना रहे हैं, भ्रष्टाचार का हो, सुरक्षा को लेकर के हो, तो क्यों इतना वक्त लग गया? क्या अब वाजपेयी जी के आने के बाद जो है तेजी दिखेगी इसमें? और भगवान कृष्ण ने भी 100 गलती तक माफ किया था और 101वीं गलती पर गर्दन काट दी थी। हमने भी इसके पाप का घड़ा पकने का और भरने का इंतजार किया है। अब इसका पाप का घड़ा भर चुका है हेमंत सोरेन सरकार का। अब जनता के बीच में जनता से इस घड़े को फुटवाने का काम भाजपा कर रही है। जो पाप का घड़ा का जो जिक्र आप कर रहे हैं, यानी कि भ्रष्टाचार की बातों को आप एक तरीके से बोलना चाह रहे हैं। लेकिन सर, जो चीज़ें सामने आई भ्रष्टाचार को लेकर के खास करके बात करें, और जो चेहरे उसमें संलिप्त दिखे, उसके तार कहीं ना कहीं आपकी जो भाजपा की जो पिछली सरकार थी उससे जुड़े। चाहे वो आप पूजा सिंघल का नाम ले लें, अभी वीरेंद्र राम हैं उनका नाम ले लें, कई सारे जो लाइजनर रहे जो राजनीतिक गलियारों में जिनका नाम रहा, प्रेम प्रकाश हो, विशाल चौधरी हो, इन सारे लोगों का भी कनेक्शन पिछली सरकारें में रही। तो क्या एक बड़ी वजह ये भी रही कि भाई आप लोग खुल करके हेमंत सोरेन की सरकार पे उस तरीके से मुखरता के साथ नहीं बोल पा रहे हैं ऐसे बड़े मुद्दों पे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा ना कि 101वीं गलती पे गर्दन कटी है, और अब जब आरा चलेगा तो जो भ्रष्ट होगा वो जाएगा, वो कोई हो। और भ्रष्टाचार से समझौता कम से कम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नहीं करते हैं, और देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, ये आप निश्चित मान के चलिए। वो भ्रष्टाचारी कोई भी हो और कहीं भी हो, किसी भी पार्टी की, किसी भी पार्टी का हो। सर, एक जो सवाल ये है कि दीपक प्रकाश जी जो अभी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी के भीतर जो कार्यकर्ताओं के मन का जो सवाल है वो ये है कि भाई इनका टेन्योर पूरा हो गया। 3 साल में इनकी अध्यक्षता में कई सारे उपचुनाव हुए, 5 उपचुनाव हुए हैं। ये जो 5वां उपचुनाव रामगढ़ में, जिसको लेकर के आप लोगों ने मिठाई भी बांटी, एक दूसरे को मिठाई खिलाई, वो आजसू का पारंपरिक सीट एक तरीके से रहा। वहाँ पे आजसू के कैंडिडेट पहले से भी जीतते रहे। लेकिन बाकी का जो 4 चुनाव जो सीधा आप लोगों ने लड़ा, भाजपा और महागठबंधन के बीच में जो लड़ाई हुई, उसमें आप लोगों को लगातार शिकस्त मिली। तो अब लोग ये बोल रहे हैं कि भाई क्या दीपक प्रकाश का जो टेन्योर पूरा होने के बाद भी ये कंटिन्यू करेंगे? ये हैं, मतलब एक्सटेंशन में है दीपक प्रकाश, किस भूमिका में है अभी फिलहाल? आज की तारीख में झारखंड प्रदेश के माननीय अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश जी हैं। आज की बात करनी चाहिए या बीती से सबक लेना चाहिए? वर्तमान का निर्णय तो समय आने पे किया जाएगा, लेकिन इतिहास से तो हम लोग सबक लेते हैं। दीपक प्रकाश जी हमारे अध्यक्ष हैं, और दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में ही रामगढ़ का चुनाव लड़ा गया है। दीपक प्रकाश के नेतृत्व में 11 तारीख का प्रदर्शन होगा, और इन सब में से भाजपा का उदय होगा। मतलब आप ये फॉलोअप के जरिए संदेश दे रहे हैं अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कि आने वाले वक्त में भी जो है दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में पार्टी जाएगी चुनाव? आज की तारीख में जो अध्यक्ष है उसी का नेतृत्व माना जाएगा, और भविष्य में क्या होगा ये अलग विषय है। लेकिन दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में ही रामगढ़ का चुनाव लड़ा गया। दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में ये 11 तारीख का प्रदर्शन होगा, उसमें भी सफलता मिली और इसमें भी सफलता मिलेगी। सर, आपका बहुत बड़ा कद है पार्टी में, संगठन में। आप मतलब ये स्वीकार कर रहे हैं कि रामगढ़ का जो उपचुनाव था वो दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में लड़ा गया? आखिर पद पे जो आदमी बैठा है तो माना तो उसी का नेतृत्व जाएगा ना। मेरा ये कहना है,
कारण हो सकते हैं, लेकिन उन कारणों का अगर पिछली समय पे वो कारण कहीं नुकसान दे गए तो आज उस कारणों को ठीक करने का काम भी तो इसी नेतृत्व ने किया है, और नेतृत्व ने किया तो सर हम चुनाव जीते हैं, और लगातार अब जीत का क्रम शुरू हुआ है। जीत का क्रम चालू जारी रहेगा, और भगवान की कृपा मिलेगी और जनता का आशीर्वाद मिलेगा। सर शुरुआती जब हम लोग इंटरव्यू शुरुआत कर रहे थे तो आपने संगठन को मजबूत करने की बात एक कही। सर अब काफ़ी दिन हो गए हैं आपको प्रभारी बने हुए, 3-4 दौरा ऑलरेडी आप कर चुके हैं यहाँ पे, 7 ये 8वां दौरा है। तो सर आपको लगता है कि पार्टी एकजुट है, बड़े नेता जो हम लोग जो मीडिया में दिखाते हैं, हो सकता है कि मीडिया की खबरों को आप नकार दें कि सारी बातें झूठी हैं, लेकिन संगठन के तौर पे जब आप देख पा रहे होंगे, जो अनुभव कर रहे हैं, आपको लगता है कि सारे लोग एकजुट हैं और अब जो परिस्थिति है जा सकते हैं चुनाव में? निश्चित तौर पर मैंने कहा ना, बीती ताही बिसार दे और आगे की सुध ले। बीते से सबक लेकर अगला भविष्य गढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बीते अनुभवों से सीखकर अगला भविष्य गढ़ने की तैयारी में है, और उसी क्रम में 11 तारीख का ये प्रदर्शन है। मतलब वाजपेयी जी ये बोल रहे हैं कि चाहे वो अर्जुन मुंडा हों, रघुवर दास हों, मौजूदा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हों, दीपक प्रकाश हों, या फिर बाबूलाल मरांडी हों, सारे लोग एकजुट हैं, कोई अंदर में किसी खींचातानी नहीं है। आज की तारीख में, क्योंकि मैं सबसे मिलता हूँ, सब लोग मुझसे मिलते हैं, कार्यकर्ता भी मुझसे खुल के बात कर रहा है, नेतृत्व भी कर रहा है। मैं इस कहने की स्थिति में हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 24 के चुनाव के लिए एकजुट हैया करके किले के दरवाजे पर आक्रमण करने की तैयारी में है, और बिल्कुल उसका परिणाम उसी रूप में आएगा। तो मुझे लग रहा है सर कि कार्यकर्ता जो है वो डरते हैं शायद आपसे, क्योंकि वो खुल करके नहीं बता पा रहे हैं। कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि भाई कौन नेतृत्व कर रहा है पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे, वो स्पष्ट हो जाए। जैसे अगर वाजपेयी जी बोल दें कि हाँ भाई फलाने आदमी जो है, फलाने नाम का शख्स ही लीड करेगा, वही नेता है बीजेपी जी। आज जो नेता है उसको बता रहे हैं। दूसरी बात बता दूं, शायद कार्यकर्ता ने जितना खुल के मुझसे बोला है पहले कभी नहीं बोला होगा। मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ। 650 पर्चियाँ इकट्ठा हैं मेरे पास। मैं जब पर्चियाँ बांट देता हूँ जिले की बैठक में, अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखो और जो चाहते हो लिख के दे दो, और फिर उनके भी जिला वाइज चार्ट बने हुए हैं मेरे पास। सबको पढ़ने और अध्ययन करने के बाद मैं आज आपसे बात जो कर रहा हूँ, निश्चित तौर पर 2024 में हम परिणाम भी अनुकूल लेंगे, और आपके जो एक सामान्यतः जनमानस में भ्रम बना हुआ है, ये भ्रम भी निवारण होगा, और सरकार 14 की 14 लोकसभा सीट भाजपा जीत के जाएगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, प्रदेश की जनता से विचार करने का निवेदन करना चाहता हूँ कि रघुवर दास जी की सरकार थी, बाबूलाल मरांडी जी की सरकार थी, इन्होंने जनहित के काम किए, लेकिन क्या हेमंत सोरेन जी ये बताने की स्थिति में होंगे कि आदिवासियों के हित में उन्होंने क्या काम किया? ढिंडोरा है आदिवासी सरकार, लेकिन एक कोई काम ऐसा बता दें जो नया किया हो और सीधे समूचे आदिवासी समाज के हित में हो। नंबर 1, रघुवर दास जी की सरकार ने जो औद्योगिकरण किया था, है, वो औद्योगिकरण को हेमंत सोरेन की सरकार ने बंद किया। औद्योगिकरण का मतलब नहीं कि किसी सेठ साहूकार की आमदनी बढ़ जाएगी। औद्योगिकरण का अर्थ होता है बेरोजगार नौजवान के हाथ को रोजगार मिलेगा। इन्होंने उन बेरोजगार नौजवानों के हाथ का रोजगार छीनने का काम किया है। वो है, उस व्यक्ति का नाम है हेमंत सोरेन, और हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा यूपीए सरकार। चूंकि हेमंत सोरेन तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन हेमंत सोरेन जो दावा करते हैं वो बोलते हैं कि भाई हमने तो जनमानस के अनुरूप 1932 लाने का काम किया, ओबीसी आरक्षण देने का काम किया, विधानसभा से वो प्रस्ताव पास करा करके राज्यपाल के पास भी भेजा, लेकिन भाजपा जो है पीछे के दरवाजे से राज्यपाल के जरिए वो लौटा दी। सरना धर्म कोड का बिल जो है वो प्रस्ताव उसका पास करा के भेजा हुआ है। तो आप लोग फिर क्यों नहीं स्पष्ट करें? और एक सर सवाल इसी में ये भी है कि 1932 के मुद्दे पे भाजपा जो है सदन के अंदर साथ चली जाती है झामुमो महागठबंधन के साथ। अमित शाह जी जब आते हैं चाईबासा में कोल्हान में कार्यक्रम करने, तो वो बोलते हैं कि 1932 के जरिए हेमंत सोरेन जो है बांटने की राजनीति कर रहे हैं। तो स्पष्टता नहीं है मुद्दों को लेकर के। एक तरफ झारखंड बीजेपी के लोग चले जाते हैं उसके साथ। देखिए, मैं केवल एक लाइन कहूँगा इस पर। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी 1932 खाद्यान्न लाए थे एक विषय, और माननीय उच्च न्यायालय ने उसको निरस्त किया था। क्या वर्तमान की सरकार
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए उस समय के बिंदुओं का निराकरण करके लाई है? उत्तर है कि नहीं लाई है। वो लोग ये बोल रहे हैं सर कि 9वीं अनुसूची में डाला जाए। एक मिनट भाई, साइड ट्रैक क्यों करना चाहते हैं? अगर मन उनका साफ होता तो जो उच्च न्यायालय ने टिप्पणियां की थी उन टिप्पणियों का निराकरण करके अपनी विधानसभा में पास कर दो, उनका अधिकार था। वो अपना अधिकार करना नहीं चाहते और दूसरे पे थोपना चाहते हैं। तो ये आप सर मानते हैं कि चूंकि जो गलतियां आप गिना रहे हैं कि जो त्रुटियां थी उसको सुधारे बगैर लाया गया विधानसभा से, तो उस दौरान आप ये मान रहे हैं कि भाजपा को समर्थन नहीं करना चाहिए था सदन के? भाजपा ने जो कुछ किया अपनी जगह उस समय ठीक किया है, और मैं निश्चित बता रहा हूँ इन सब समस्याओं का हल है प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, यानी कमल के फूल की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार और प्रदेश में भाजपा की सरकार मिलकर जब करेगी, समस्याओं का निदान भी होगा और जनता को सुरक्षा भी महसूस होगी, खनिज की लूट भी बंद होगी, बहु बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं बंद होंगी, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा समाप्त होगी, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा। ये सब भाजपा की डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल में होगा। अच्छा सर, क्या इस बार और आने वाले वक्त में भाजपा जो है यूपी फॉर्मूला पे काम करेगी झारखंड में? क्योंकि आप भी यूपी से हैं, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री जो हैं वो भी यूपी से हैं, संगठन मंत्री भी यूपी से हैं, तो मतलब क्या यूपी का फॉर्मूला कारगर होगा? क्योंकि आप 2014 में जो वहाँ पे काम किया यूपी में, वो पूरे देश भर में मिसाल है, एक मिसाल के तौर पे अब भी जिक्र होता है उसका। उत्तर प्रदेश की चर्चा मैं यहाँ नहीं करूँगा। ये बात कोइंसिडेंस है कि प्रभारी के रूप में मैं यहाँ उत्तर प्रदेश से आ गया, आदरणीय करमवीर जी माननीय संगठन मंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश के, ये कोइंसिडेंस है। लेकिन रणनीति और राजनीति के आयाम स्थानीय स्तर की परिस्थिति के अनुसार घड़े जाते हैं, हम उसी के अनुसार घड़ रहे हैं। झारखंड की आवश्यकता, झारखंड की परिस्थिति, झारखंड के नेतृत्व कार्यकर्ता का जो मानस है, उसके हिसाब से अपने कार्यक्रम के अनुसार हम उसी लाइन पर चलकर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाएंगे। सर 3-4 सवाल और है जो हम लेंगे ही आपसे अगर वक्त है तो। ये ट्राइबल बहुल स्टेट है, पिछला जो विधानसभा का जो परिणाम आया उसमें 28 जो सीटें सुरक्षित है, उसमें ज़्यादातर मैक्सिमम जो है 26 के आसपास बीजेपी महागठबंधन के पास चला गया। 2 सीटें, एक खूंटी और तोरपा नीलकंठ सिंह मुंडा और कोचे मुंडा, शायद कोचे मुंडा ही ना, वो जीत करके आए। तो सर इसको कैसे आप बढ़ाएंगे? ट्राइबल चेहरा बाबूलाल मरांडी आपके पास हैं, अर्जुन मुंडा हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस आदिवासियों के बीच में नहीं हो पा रही है। हम लोग जब लगातार जो ये उपचुनाव हुए, चारों उपचुनावों में भी हम लोग लगातार रहे, कवरेज करते रहे, हम लोग ये फील कर पा रहे थे कि वो अपील कर जरूर रहे हैं लेकिन उन लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा, वो भरोसा नहीं बन पा रहा है। तो इस पे कैसे आप लोग जो है काम करेंगे? वर्तमान सरकार ने पिछले चुनाव में आदिवासी जनता को भ्रम में रखकर उनका मत हासिल किया था। वो जनता का भ्रम निवारण हो चुका। वो कितने आदिवासियों के हैं, कितने आदिवासी हितैषी हैं, वो सब स्पष्ट है, जग जाहिर है। और फिर वो एक लाइन कहूँगा कि बीती ताही बिसार दे, आगे की सुन ले, उसी पद्धति पर हम काम कर रहे हैं। अब की बार भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल ही आदिवासी क्षेत्रों से आशीर्वाद प्राप्त करेगा। सर एक चेहरा संथाल में लाया गया था, हेमलाल मुर्मू, आप नाम सुने होंगे। अभी वो फिर से 11 तारीख को, जिस दिन भाजपा बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है पूरे रांची में, स्टेट भर से लोग जुटेंगे, उसी तारीख को हेमलाल मुर्मू जो है झामुमो में घर वापसी कर लेंगे। देखिए, राजनीतिक लोग अपनी राजनीतिक परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार यदि जा रहे हैं तो हम उसको रोक नहीं सकते। वो दिन छाट रहे हैं, वही जिस दिन हम प्रदर्शन करें तो इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो एक व्यक्ति है हेमलाल मुर्मू। यहाँ पूरी भारतीय जनता पार्टी की ताकत सड़क पर होगी और राष्ट्रवादी ताकत सड़क पर होगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ लगाने वाली ताकत सड़क पर होगी, महिलाओं के साथ अत्याचार का विरोध करने वाली सरकार सड़क पर होगी, बेरोजगार के नौजवानों को छलने की बात कहने वाली ताकत सड़क पर होगी, और भ्रष्टाचार का विरोध करने वाली ताकत सड़क पर होगी। कुल मिला खनिज लूट को बंद करने की मांग करने वाली जनता सरकार सड़क पर होगी। इसलिए सड़क हमारी होगी, बाद में सरकार हमारी होगी। अच्छा सर, एक जो मौजूदा जो आपके जो सांसद हैं यहाँ पे लोकसभा में 12 सीटें आपके पास है, 14 कुल लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पे,
चूँकि तैयारी सारी पार्टियां जो है अपने अपने हिसाब से करना शुरू कर दी है, आप लोग भी लगातार कर ही रहे हैं, 11 को बड़ा कार्यक्रम होना ही है आप लोगों का। लोग ये उम्मीद क्या करें कि जो अभी मौजूदा जो सांसद हैं उन्हीं को उम्मीदवारी मिलेगी फिर से, या फिर नए लोग जो पार्टी के साथ लगे हुए हैं, पार्टी के विचार के साथ लगातार काम कर रहे हैं, बने हुए हैं, उनको भी मौका मिलेगा? ये कोई अधिकार डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के पास नहीं है। मैं संगठन का प्रभारी हूँ, किसी प्रकार के चुनाव और चुनाव की व्यवस्था और प्रत्याशी का प्रभारी नहीं हूँ, नंबर एक। दूसरी बात है, ये काम राष्ट्रीय नेतृत्व का है और जैसा समय होगा, जैसी आवश्यकता वो निर्णय करेगा, उसमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी का कोई रोल नहीं होगा। एक आखिरी सवाल, इसके बाद इंटरव्यू समाप्त कर देंगे। ये आप लोग सर पूरा फोकस एक व्यक्ति पे कर रहे हैं, हेमंत सोरेन पर। मुद्दे कई सारे हैं, लेकिन जो नारा भी दिया गया है कि हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ का नारा है, तो क्या हेमंत सोरेन भाजपा की नज़र में इतना बड़ा कद हो गए हैं झारखंड में कि बीजेपी को हेमंत सोरेन के नाम से संबंधित नारा देना पड़ रहा है, स्लोगन देना पड़ रहा है? ये गलतफहमी अगर हो किसी को तो हमें तो है नहीं। सरकार का मुखिया इसलिए उसका नाम दिया जाएगा। आपको पहले ध्यान होगा, इंदिरा लाओ देश बचाओ कांग्रेस कहते थे, हैं? देश से बड़ा तो इंदिरा गांधी नहीं थी, देश से बड़ा कोई नेता नहीं है, इसलिए वो तो एक सिंबल है, क्योंकि सरकार में सरकार तो यूपीए की है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है, तो हम तो यूपीए की सरकार को पलटने की बात कर रहे हैं। मुखिया क्योंकि हेमंत सोरेन है तो वो मुखिया के नाते हैं, बाकी कोई उनकी व्यक्तिगत आइडेंटिटी या व्यक्तिगत चिंता भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। तो आप लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का ये इंटरव्यू देख रहे थे। झारखंड बीजेपी के प्रभारी हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं। ये बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन कोई चेहरा नहीं है, बल्कि वो सरकार का चेहरा है, इसलिए भाजपा जो है उनके नाम का स्लोगन दे रही है। लेकिन जो मुद्दे हैं भाजपा के लिए वो भ्रष्टाचार हटाने को लेकर के है, युवाओं को रोजगार देने को लेकर के है, और एक खास चीज़ जिस पे जोर दे रहे हैं वाजपेयी जी, वो ये बोल रहे हैं कि अगर डबल इंजन की सरकार झारखंड में होगी तो यहाँ पे जो विकास की रफ्तार है वो और तेज हो गई। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in